ग्रीष्म अवकाश संपन्न हो चुका है और अभी हमारे छात्रों ने पुनः स्कूल्स में आकर अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दिया है। यह सत्र विधिवत क्योंकि प्रारंभ हो रहा है तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने इतनी बड़ी संख्या में पढ़ रहे बेटे बेटियों को अपने जीवन के, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक रहा, 35 वर्ष तक छात्रों को ही पढ़ाता रहा, तो बालक इस आयु में कैसे सोचता है, कैसे भावी जीवन के बारे में उसका चिंतन रहता है, यह बात मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। इसी सोच के साथ आप सब जितने भी आदरणीय शिक्षकगण उपस्थित हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, उन सब से कुछ समय के लिए मैं संवाद करूंगा। सर्वप्रथम जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सब से मेरा आग्रह रहेगा कि बेटे बेटियों, यह जो आपकी आयु है यह केवल ग्रहण करने की आयु है। परिवार के किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर माता पिता ने नहीं दी है। माता पिता आपके भावी जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, अच्छा और श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं रात और दिन मेहनत करके अपने परिवार को संचालित करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे और बेटी को आधुनिक शिक्षा के साथ, भारतीय जीवन मूल्यों के साथ और अपने कुल के गौरव के रूप में बढ़ते हुए बच्चों को देखना चाहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अब क्योंकि 1-1.5 महीना अवकाश का आनंद ले चुके हैं, अब पुनः आपने स्कूल में आना शुरू कर दिया है, तो आप बहुत परिश्रम के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाएं और जितना आप गुरुजनों के साथ आपस में पिता पुत्र के संबंध को बना करके रहेंगे, उतना आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में विद्यार्थियों के कुछ लक्षण बताए हैं। वहाँ लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी कौन सफल होता है विद्या प्राप्त करने में? उसके लिए कहा, बालक को अपने क्लासरूम में कैसे बैठना चाहिए कि उसकी काक जैसी चेष्टा हो, कौवा जैसे होता है पक्षी, वो कितना सतर्क रहता है, हर समय चौकन्ना रहता है। ऐसे ही विद्यार्थी को आलस्य प्रमाद को त्याग कर जब गुरुजन क्लासरूम में पढ़ाते हों तो कौवे की तरह उनकी चेष्टा बराबर चुस्ती के साथ में विषय के ऊपर रहनी चाहिए। और बको ध्यानम, बगुला जो होता है, आपने अनुभव किया होगा, वो पानी में मछली ढूंढता, बड़ा शांत, बड़ा ध्यान लगा करके उसकी प्रतीक्षा करता कि कैसे मछली पर दांव लगे। तो एक विद्यार्थी भी बिल्कुल वैसे ही ध्यान बगुले की तरह उसका विद्या के ऊपर होना चाहिए। गुरुजी किस विषय को कैसे समझा रहे हैं, किस में क्या फॉर्मूला लगने वाला है, एक एक चीज को जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे
वो आपके जीवन का अंग बन जाएगा। और अगली बात कही, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। स्वान आप समझते हैं कुत्ता, जब सोता है तो वो इतना सतर्क होके सोता कि बराबर से थोड़ी सी भी आवाज मिले तो तुरंत तत्काल उठ जाता है। तो विद्यार्थी को भी ऐसी निद्रा लेनी चाहिए जो प्रमाद रहित हो, चुस्त हो। और उसके साथ अगली बात कही, अल्पाहारी। बहुत जो बालक हर समय खाते रहते हैं तो उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है। निद्रा उसे दुखी ना करे और उसका विषय जो पढ़ने वाला है वही उससे दिमाग में बैठने ना पाए। इसलिए भारी भरकम भोजन विद्यार्थी को कभी नहीं करना चाहिए। और अंतिम 5वां लक्षण कहा, गृह त्यागी। प्राचीन भारत में बालक गुरुकुलों में पढ़ते थे और गुरुकुल माता पिता के घर से दूर होते थे, वहाँ साल भर वापस आना नहीं होता था। इसलिए गृह त्यागी का मतलब है कि जो घर के दिनचर्या, जो घर के कार्य हैं उनमें ज़्यादा रुचि ना ले। उसने केवल रुचि लेनी है अपनी विद्या प्राप्ति में। घर बार की कोई चीज उसकी विद्या में बाधक नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ाई पढ़ते समय बहुत चुस्त रह करके, आलस्य प्रमाद रहित रह करके, उदाहरण महापुरुषों ने दिया, कौवे की तरह, बुगले की तरह, स्वान की तरह बड़ा चुस्त रह करके विद्या पढ़नी चाहिए, ताकि वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। और विद्यार्थी के लिए महापुरुषों ने और भी लिखा, विद्यार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुत सुखम, विद्यार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। पढ़ने वाले विद्यार्थी को कभी भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो बालक विद्या प्राप्ति के समय सुख की इच्छा करेगा तो विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या हमेशा तपस्वी को मिलती है, परिश्रम करने वाले को मिलती है, त्याग करने वाले को मिलती है। आप सब विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि अब आपका सत्र पढ़ाई का विधिवत प्रारंभ हो चुका है। अब आप पिछले जो महीना भर इधर उधर घूमे हैं, घर की वृत्तियां आप में आई हैं, अब उनसे बिल्कुल मुक्त होकर अब आपने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई के साथ में जोड़ना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्या जीवन में सबसे बड़ा धन है। विद्या जिस बालक के पास है वो दुनिया में कहीं भी रहेगा वहीं सम्मान प्राप्त करेगा, इज्जत पाएगा और जीवन की जो आवश्यकता सभी उसकी पूर्ण होती हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहते हैं कि जो विद्यावान होते हैं, राजा लोग तो केवल अपने देश में ही आदरणीय होते हैं, लेकिन विद्वान तो दुनिया के किसी भी कोने पे जाएगा, वहीं पर उसका सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, लोग उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में विद्या आपके सारी आयु काम आने वाली है। आपको आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध करेगी, सामाजिक रूप से भी सम्मान दिलाएगी और पारिवारिक रूप से भी आपका जीवन सुखमय बनाएगी। अब जो समय आपको मिला है वो बार बार वापस आने वाला नहीं है। आज माता पिता ने आपको घर के कार्यों से मुक्त कर दिया है।
आपके गुरुजन लोग अपने सब कार्यों को छोड़कर केवल स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। आप इस समय की कीमत को समझिए। इस समय को बहुमूल्य मानते हुए आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। आपस में जो छात्र आपसे योग्य हैं, ऐसे छात्रों के संपर्क में रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप डरे नहीं, अपने गुरुजी से शंका का समाधान जरूर करें। जो भी विषय ना समझ में आए उसको जरूर समझिए। अपने से योग्य छात्रों के साथ में आपस में डिस्कस करो, वार्तालाप करो, संवाद करो। इस आयु में जिस बालक के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आजीवन वो पढ़ाई में आगे बढ़ता रहता है। यदि आप रटंत प्रक्रिया के साथ पढ़ाई करना चाहेंगे तो ऐसी विद्या लंबे समय तक आपके साथ नहीं चल पाती। हमेशा हर विषय को समझ करके पढ़िए। आप उसके एक एक रहस्य को समझिए, उसके फार्मूले को जानिए और उसके लाभ हानि के लिए वार्तालाप कीजिए। समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना। खूब मेहनत से पढ़ाई करो, विद्या का खूब अर्जन करो। प्राप्त करना, ग्रहण करना विद्या का, यही विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए। 1 नंबर पर बात में ये निवेदन करूंगा। नंबर 2, पढ़ाई हमेशा उन्हीं विद्यार्थियों को जीवन में सुख देती है और पढ़ भी वही पाते हैं जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति में प्यारे बच्चों, गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही आदर्श संबंध है। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें बालक के 3 गुरु बताए हैं। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है और तीसरा गुरु आपके शिक्षक लोग हैं, आचार्य लोग हैं। वही बालक जीवन में सदा उन्नति करेंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, जो अपने गुरुजनों का सम्मान करना जानते हैं। जब आप गुरुजनों की इज्जत करेंगे, उनके प्रति बहुत समर्पण का भाव रखेंगे, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, तो गुरुजन अपनी विद्या को खुलकर आपको पढ़ाने में आपके लिए पूरा समर्पण से लुटाएंगे उस विद्या को आपके लिए। जो विद्यार्थी गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता, इज्जत का भाव नहीं रखता, ऐसे विद्यार्थियों को विद्या कभी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, आप कीमती समय घर से निकालकर विद्यालय में आते हैं। सवेरे जब भी आप विद्यालय में आते हैं, गुरुजन मिलते हैं, आप उनको चरण स्पर्श के साथ, श्रद्धा भाव के साथ नमन कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हमारे यहाँ फिर महापुरुषों ने कहा कि जो विद्यार्थी अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके कहे को मानते हैं, उनके क्लासरूम में पूर्ण मनोभाव से पढ़ते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को गुरु अपना आशीर्वाद देते हैं, माता पिता आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे बालकों की कहते हैं महापुरुष 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जिस बालक के पास जीवन में 4 चीज़ें हैं, उसको और किस चीज़ की आवश्यकता है? जिस बालक की आयु हो, लंबा जीवन जिए, और कैसे जिए? यश के साथ, सम्मान के साथ, वही तो जीवन है। और विद्यावान,
आप विद्या के साथ दुनिया में विचरण करेंगे तो जहाँ भी जाएंगे सब आपका सम्मान करेंगे, और बलवान स्वस्थ शरीर होगा तो आप हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने, धर्माचार्यों ने बड़ी सोच के बाद ये बातें कही हैं। आपकी इस आयु में आपको मित्र बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, लगने चाहिए, लेकिन इस आयु में जो बालक अच्छे गुणों से युक्त विद्यार्थी को मित्र बनाएंगे वो हमेशा हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। और इस आयु में आपके मित्र व्यसनी होंगे, ना पढ़ने वाले होंगे, प्रमादी होंगे, उनकी सोच अच्छी नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थियों का संग कभी नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और जो गुरुजन इस उम्र में, जो आप सब विद्यार्थियों की जो मेरे सामने आज बैठे हुए हैं, इस आयु में जो अच्छी बात बताते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जो कोई आपको कहे भैया खूब पढ़ो, समय को बचाओ, माता पिता की सेवा करो, व्यसनों से मुक्त रहो, अच्छे कार्य करो, और जो गंदे बच्चे उनसे दूर रहो, तो ऐसी अवस्था में ऐसा कहने वाला व्यक्ति शायद बहुत अच्छा ना लगे। लेकिन बेटे, सत्यता यही है, जीवन में वही बालक सदा उन्नति और सुख के रास्ते की ओर बढ़ पाएंगे जो इस उम्र में व्यसन से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी को भी समझते हैं। एक जिम्मेदार बालक ही सबकी श्रद्धा का पात्र बनता है, जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे को याद आया है, आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा नहीं कि छोटे बालक ऐतिहासिक कार्य नहीं कर पाते हों। हमारे ही प्रांत में, गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी जीवनी में एक प्रसंग पढ़िए। मैंने वो घटना बहुत अच्छी लगी और आप बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी होगी, इसलिए मैं सुनाता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अपने गांव वडनगर में 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, आपसे भी छोटे थे जो आप बच्चे, आज तो 9वीं से ऊपर के हैं, वो 6-7 क्लास की उनकी घटना है। उनके वडनगर गांव में शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, उस समय भी लगता था। तो मेले में बच्चे स्वाभाविक रूप से जाते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ खाते हैं, झूले झूलते हैं और आनंद लेते हैं। तो इनके पूज्य पिताजी ने देखा बच्चा छोटा है, मेला में जाएगा, तो उनके पिताजी ने उनको 1 रुपया, उस समय 1 रुपया भी कीमती था, उनको मेले के लिए 1 रुपया दिया कि ये मेले में जाकर कुछ खा पी के अपना आनंद ले ले। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के अन्य साथी भी थे, उन्हीं की उम्र के 5-6 साल, 6ठे 7वीं दर्जे के छात्र, उनके भी माता पिता ने, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने उनको 2 रुपया दिया। सभी बच्चे मेले के 1-2 दिन पहले उनको पैसे मिल गए और आपस में जब स्कूल में मिले तो आपस में चर्चा होने लगी कि भाई किसको कितना पैसा मिला मेले के लिए, सबको एक दूसरे की जानकारी मिली। और ये निश्चित बात थी कि वो मेले में जाते तो इन पैसों का कुछ खा पी के मौज लेकर के आ जाते। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपसे भी छोटे विद्यार्थी नरेंद्र ने अपने उन साथियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव क्या था कि ये जो मेला शिवरात्रि का है, इसमें हम चाय का एक स्टॉल लगाएंगे मिल करके, और जिन जिन को जो पैसा मिला है वो सब पैसा इकट्ठा करेंगे
उसकी चाय पत्ती लेके आएंगे, उसका दूध खरीदेंगे और चाय बनाने का जो सामान है वो मेरे घर पे है, वो सारा मैं लेके आऊँगा और चाय लोगों को बना करके पिलाएंगे और पैसा उससे जो इकट्ठा होगा उस सारे पैसे को इस समय राजस्थान के एक हिस्से में बाढ़ आई हुई और वहाँ से अनेक लोग उस बाढ़ के कारण बहुत कष्ट और दुख पा रहे हैं। उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। हम ये पैसा उन लोगों की मदद के लिए भेजेंगे और साथियों को तैयार करके उन्होंने वहाँ विधिवत स्टॉल लगाया और उसमें जो पैसा आया उसका ड्राफ्ट बना करके बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने उस समय भेजा। ये है सामाजिक जिम्मेदारी। बड़े आदमी बेटे यूं ही नहीं बनते, उनमें कुछ लक्षण होते हैं, उनका कुछ त्याग होता है। इसलिए मैं आप सब विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि अपना जो पढ़ाई का विषय है वो खूब ईमानदारी से पढ़िए, लेकिन जब भी थोड़ा समय मिलता है तो आप किन्हीं महापुरुषों की छोटी छोटी जीवनी जरूर पढ़िए, उनका जीवन वृत्त जरूर पढ़िए। वो आपको जीवन के हर मोर्चे पर बहुत बड़ी प्रेरणा देगा, वो आपका पथ प्रदर्शक बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। घटनाएं बड़ी छोटी होती हैं लेकिन आने वाली जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन जाती हैं। तो आप जितने विद्यार्थी हैं, आप में एक एक विद्यार्थी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आप अपने आप को हीन ना समझिए, छोटा मत समझिए, सरकारी स्कूल में पढ़ता मत सोचिए। नरेंद्र जी भी आप जैसे ही स्कूल में पढ़ते थे और ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने आप जैसे जीवन में ही बहुत बड़े बड़े नए नए रास्ते लोगों को दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं कह चुका हूँ, आप खूब परिश्रम करें, पढ़ाई में पूरा मन लगाएं और यही शिक्षा आपके भावी जीवन का आधार बनेगी, यही आपके जीवन की मजबूत नींव बनेगी। इसी के साथ मेरे आदरणीय जितने भी शिक्षक भाई हैं, अध्यापक बंधु हैं, उनसे भी मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप जब क्लासरूम में जाते हैं, बहुत अच्छा कि आपका जो सब्जेक्ट है, विषय, आप उसको पढ़ाते हैं, उसकी आप तैयारी भी करके आते हैं और बड़े मनोयोग से भी पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई जाना चाहिए। लेकिन मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप क्लासरूम में आकर 5-4 मिनट बालकों को कुछ नैतिक जीवन मूल्यों पर जरूर चर्चा करें। किसी महापुरुष के जीवन के अच्छे प्रसंग को बालक के सामने बताएं। कोई सामाजिक घटना ऐसी घटी जिससे बच्चे एक नई प्रेरणा ले सकते हैं, वो जरूर बताएं। बालकों को अध्यात्म और भारतीय जीवन मूल्यों से जरूर जोड़ करके रखें। बालक व्यसनी ना बने, उसमें किसी प्रकार का दोष ना आए, ये बात जरूर चर्चा करनी चाहिए। अच्छाई के गुण बताए जाने चाहिए और बुराइयां जो हैं उनके द्वारा कैसे जीवन का पतन होता है, ये जानकारियां भी बच्चों को मिलनी चाहिए। और बालक के लिए गुरुजी सबसे बड़े आदर्श होते हैं। मैं इस बात को बड़े लंबे समय तक अनुभव करता रहा कि बालक भाषण से नहीं सीखता, बालक देख करके सीखता है। इसलिए मेरे आदरणीय गुरुजनों से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरा आपका जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, जिसको देख करके ही बच्चे में प्रेरणा आए, उसमें जीवन का संचार हो और अनुभव करे कि मैं अपने गुरुजी जैसा बनूं। इतना आदर्श जीवन मेरा और आपका होना चाहिए ताकि ये कोमल प्रतिभावान बालक इस राष्ट्र, समाज और परिवारों के
भविष्य को उन्नति की ओर ले जा सकें। आज हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने भारत देश में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा नीति, जो 30-40 साल से एक ढर्रा बन करके रह गई थी, उसको परिवर्तित किया। नई शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसमें बालकों को नैतिक मूल्यों से जोड़ने की भी बात है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का भविष्य ये बालक ही है और इन बालकों का निर्माता अध्यापक होता है। हम जितना आदर्श जीवन जिएंगे, जितना मेहनत से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अपने जीवन को एक उपदेश बना पाएंगे, तो ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। ऐसा मेरा एक नम्र निवेदन है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह का सामाजिक आजकल परिवेश बन रहा है, इसमें चारों तरफ आपको लुभावनी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे भी लोग असामाजिक तत्व हैं जो आपको कई प्रकार के नशों में डाल सकते हैं। आजकल नशे भी कई तरह के चल रहे हैं। ड्रग दवाइयों के रूप में दिए जाते हैं जो बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। कहीं शराब का नशा है, कहीं सूखे नशे हैं। आप ऐसे बालकों से सदा बच कर के रहो और ऐसे लोगों से भी बच कर के रहो जो आपको किसी भी प्रकार के नशे की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। उल्टा जहां ऐसी प्रवृत्ति आप साथियों में देखें, उनकी तत्काल सूचना अपने प्रिंसिपल महोदय को दें, अपने गुरुजी को दें, ताकि उनके जीवन को भी बचाया जा सके और अपने जीवन को आपने जरूर संभाल करके रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जीवन लंबा है और ये जीवन का पड़ाव जिससे आप गुजर रहे हैं, मैं कह चुका हूँ कि ये टीन अवस्था है। ये ऐसी अवस्था है जिसमें संवेदनाएं उठती हैं, जिसमें शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं। इस अवस्था में आपको संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस अवस्था में माता पिता ने भी बच्चों को संभालने की ज़रूरत है और गुरुजनों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। ये जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक और बीए क्लास तक जब बच्चे होते हैं, तो इसमें जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। ये उम्र बालक में भाव पैदा होते हैं और इसमें कल्पनाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इस अवस्था में बालक जो देखता है, कई बार उनको जीवन का आधार बनाकर गलतियां कर जाता है। आप इस उम्र में जब सिनेमा देखते हैं और सिनेमा की घटनाओं को देखते हैं, तो आप उनको जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, जबकि वो एक मनोरंजन है, वो एक कल्पना है। आप उसी को प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। इससे बचने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, इस उम्र में आपने दिल से नहीं सोचना, ब्रेन से, बुद्धि से सोचना है। इस अवस्था में दिल से लिए गए निर्णय हमेशा घातक होते हैं और इस अवस्था में बुद्धि से लिए निर्णय सदा आपको जीवन में बुराइयों से बचाकर उन्नति की ओर ले जाने वाले बनेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गुरुजनों का भी परम कर्तव्य है कि अपने छात्र छात्राओं का ध्यान रखें, उनकी मानसिकता को समझें और बच्चों के बीच में पुत्रवत व्यवहार करते, मित्रवत व्यवहार करते संपर्क में आए, ताकि बालक खुल करके अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा सके। और ऐसा ही व्यवहार माता पिता को भी सुन रहे हो मुझे, तो उन्होंने भी करना चाहिए। और एक बात बेटे, आपको सारी बुराइयों से बचाने की मैं जरूर बताना चाहूँगा, ये मेरा लंबा अनुभव है। आप जितने भी बेटे बेटियां हैं, हम भी आपकी उम्र से गुजरे हैं, गलतियां होंगी। मनुष्य है, पूर्ण केवल परमात्मा है। मनुष्य तो अल्पज्य है, वो पूर्ण नहीं है, गलतियां होंगी, इससे हिचकना नहीं है। लेकिन गलतियों को छिपाना नहीं है,
ये गलती है। गलती को छिपाना नहीं है। आप जिस गुरुजन से अपनी बात आराम से कह सकते उनको बताइए, और माता पिता के संपर्क में जरूर रहें। बेटियां अपने पिता को नहीं बता सकती, अपनी पूज्या माँ को बताएं। बेटे माँ पिता दोनों को बताएं। किसी भी तरह की कोई गलती हो गई उसको छिपाना नहीं है। आप सीधा जाकर माता पिता गुरुजनों के ध्यान में जरूर डालिए। यदि आपने ये आदत बना ली तो समझ लो आपने अपने जीवन की 60-70% समस्याओं का समाधान कर दिया। यदि आप उन गलतियों को छिपाएंगे और गलतियों की ओर बढ़ते जाएंगे तो और दलदल में फंसेंगे। और यदि आपने गलतियों को बता दिया तो आपके माता पिता और गुरुजन अनुभवी हैं, वही जीवन से निकल चुके हैं, वो कढ़े हुए लोग हैं। वो जीवन के अनुभव से आपको उस गलती के दलदल से निकालकर फिर आपकी गाड़ी को ठीक लाइन पर ले जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह की गलती हो जाए उसको छिपाना नहीं, अपने माता पिता गुरुजनों को साझी बनाना। आपको बड़ा आत्मसंतोष होगा यदि आप ऐसा करते हैं। ये उम्र जो है ये भावी जीवन का आधार है। जो आदतें आपकी पक गई वो जिंदगी भर नहीं बदलती। इसलिए कहा शास्त्र में, स्वभावस्य नास्ति निष्कृति। आदमी बड़ा होने पर जिन आदतों का गुलाम बन जाता वो कभी छूटती नहीं है। वो कितना भी प्रयास कर ले, घूम फिर करके वो स्वभाव फिर प्रकट होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को अभी अच्छा बनाओ। और अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें केवल अच्छे सत्संग से आती है। आप अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, माता पिता के साथ जो धार्मिक वातावरण है उसके साथ जुड़ करके रहो। दादा दादी नाना नानी से अच्छी कहानियाँ जो सुनाने की परंपरा थी उनको सुनिए। और गुरुजनों से भी मेरा निवेदन है कि हर समय विषय पढ़ाई का ही ना चले, बीच बीच में समय न बर्बाद करते हुए कुछ बहुमूल्य ऐसे अनुभव, महापुरुषों के जीवन के अनुभव, उनके जीवन की कहानियाँ ये जरूर बालकों के बीच में आनी चाहिए, ताकि वो उनके स्वभाव का हिस्सा बने और वो बालक भी वैसा स्वभाव बनाने की आदत बना सकें। इसी के साथ प्यारे बच्चों, छोटी उम्र है आपकी, ये ना सोचिए बड़े होकर हम ये काम करेंगे, अभी से बनाइए। इस समय, इस साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की समस्या को चुनौती मानते हुए आज पूरे देश की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक पेड़ माँ के नाम। आप जितने भी बेटे बेटियां हैं, आजकल एक परंपरा मैं जानता हूँ, सब बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं। माता पिता आपके भी जन्मदिन मनाते होंगे, आपस में साथी भी आप मिलते होंगे, बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन मनाइए, खुशियां मनाइए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा बेटे बेटियों से और गुरुजनों से भी, आदत बनाएं बच्चों की। आपने जिस तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी विश्व के सामने, आज न वर्षा का समय हो, न तूफान का पता लगता, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसका एक ही समाधान है मजबूत, वो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। और आप बच्चे, मेरे इस कार्यक्रम से निवेदन करूंगा, एक संकल्प लेकर के जाएं। अब से आगे आप जो भी अपना जन्मदिन मनाएंगे, आपके पूज्य माता पिता अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो आप प्यारे बच्चों एक संकल्प लो कि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन एक पेड़ लगाऊंगा और अगला वर्ष का जन्मदिन आने तक इस पेड़ को
पालने का भी काम करूँगा। केवल पेड़ नहीं लगाना है, पेड़ को पाल पोस करके बड़ा भी करना है। प्यारे बच्चों, हम 3 वर्ष पेड़ को पालते हैं और फिर पेड़ सारी जिंदगी हमें पालता है। ये ऑक्सीजन देता है, ये लकड़ी देता है, ये फल देता है, ये वस्त्र देता है। वृक्ष केवल देता है, लेता कुछ भी नहीं है। इसलिए ये है धर्म का कार्य, ये है पुण्य कार्य, ये है आपके आत्म संतोष का कार्य है। ये आपको महानता की ओर ले जाएगा, आपके विचारों को पॉजिटिव सकारात्मक बनाएगा। आपने एक ही संकल्प मजबूती से लेना है। आपस में सभी विद्यार्थी इतने प्यार से जन्मदिन एक दूसरे का मनाइए, लेकिन उस पर पेड़ लगाओ और उस पेड़ को लगाकर अपना साथी मानते हुए उसको पालो और ये अनुभव करो, मैंने भी समाज के लिए काम किया है। मैं जो श्वास लेता हूँ इसके बदले मैंने पेड़ लगाया ताकि अन्य लोगों को भी श्वास देने की व्यवस्था मैं करूं। यदि आप एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रसाद होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, आत्म संतोष का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसी आदतें जीवन के साथ जोड़िए। अपने अपने घरों में आप रहते हैं, पानी की बर्बादी होती है, हम देखते हैं बड़े बड़े लोग इसकी भी चिंता नहीं करते। दाढ़ी सेब बनाते हैं, टूटी चला के छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है। ऐसा कभी नहीं करना। पानी की बूंद बूंद को बचाओ, ये बहुत बहुमूल्य है। हमारी खेती इससे होती है, उद्योग इससे चलते हैं, जीवन इससे चलता है। जल ही जीवन है। इसका उपयोग करते समय जल बचाने की दिशा में हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको यही आदतें बनाओगे तो महान बनाएंगी। आपके घर में बिजली जलती है, उसका उपयोग जरूर करो, वो है इसलिए, लेकिन व्यर्थ में नहीं जलनी चाहिए। कमरे में कोई है नहीं, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, ऐसी आदतें नहीं, तुरंत स्विच ऑफ करो। जरूरत है तो जलाइए, नहीं है तो बंद करिए। ये आदत अभी से अपनी तैयारी करो। पानी को बचाना है, ऊर्जा बिजली को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पर्यावरण को स्वच्छ करना मेरा आपका नैतिक कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है यदि हम नहीं संभले तो। और अंत में एक निवेदन करूंगा, आप बच्चे हैं, शरीर है तो दुनिया है, और ये शरीर नहीं है तो दुनिया के संबंध किसी काम के नहीं है। हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताया, जो संबंध है शरीर के साथ है। शरीर नहीं है तो ये संबंध भी नष्ट हो जाते हैं। और शरीर किससे बनता है? स्वस्थ आहार से, स्वस्थ दिनचर्या से। आप बच्चे समय पर उठने की आदत बनाओ, रात को देर तक मत जागो, 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जागना, और कोशिश करो सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के बाद नहीं सोना। सैर करो, योग करो, प्राणायाम करो। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपके विचार पॉजिटिव सकारात्मक बनेंगे, बाह्य वृत्तियों से आप दूर जाएंगे, मन एकाग्रचित होगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके समय का बहुत सदुपयोग होगा। व्यायाम शरीर का हिस्सा बनाइए। अभी देखो, इस 21 जून को योग दिवस है, विश्व योग दिवस। इसका पूरा लाभ उठाइए और इस व्यायाम को जीवन का अंग बनाएंगे तो हमारा जो पैसा बीमारियों में जाता वो बचेगा। उसको अच्छे खान पान में लगाइए। और मैं निवेदन आप बच्चों से करूंगा, आजकल आप बाहरी चीज़ों को खाने में बहुत जोड़ते हैं। इस उम्र में बच्चे बाजारी चीज़ों को बहुत खाना पसंद करते हैं, जबकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, ये मोमोज, ये खाने की चीज़ें बेटे नहीं है। आप फलाहार लीजिए,
आप अपनी माँ पिता, आपके घर में जो माँ बहन बनाती वो भोजन ज़्यादा लीजिए, वो आपको हमेशा विचारों से भी समृद्ध करेगा और शुद्धता भी आपको मिलेगी। बाजार में जो चीज़ मिलती कौन कैसी बनाता है ये आपको कहाँ पता है। आज छोटी छोटी आयु में बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, कहीं मोटापा बढ़ रहा है, कहीं पर कोई बिल्कुल इतने कमज़ोर हैं कि उनमें पोषक तत्व ही नहीं, कुपोषण का शिकार है। इन दोनों चीज़ों से बचने का तरीका घर में ही आहार को औषधि बनाओ, ऐसी व्यवस्था घरों में हमने चलानी चाहिए। इसका ध्यान माता पिता को भी रखना चाहिए। गुरुजनों से भी मेरा निवेदन है कि आपके यहाँ कोई ऐसी कैंटीन व्यवस्था नज़दीक ना हो जिसमें फास्ट फूड का ज़्यादा प्रचलन हो। बच्चों को स्वस्थ जीवंत आहार मिलना चाहिए जिससे वो निरोग होकर भावी भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में एक सहभागी बन सकें। इसलिए स्वस्थ आहार भी आपका बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि आज मेरे को जितने विद्यार्थी गुरुजन सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि जिनकी है, जो गांव में रहते हैं, गामड़ा में रहते हैं। आप सबको पता होगा, मैंने पिछले 5-6 वर्ष से गुजरात में आने के बाद एक प्राकृतिक खेती का मिशन चलाया है, नेचुरल फार्मिंग। प्यारे बच्चों, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप स्वयं भी और माता पिता को भी प्रेरित कीजिए। आप अपने खेतों में जो कृषि कर रहे हैं वो रसायन युक्त करते हैं, उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना प्रयोग हो रहा है कि हमारी धरती माँ जहरीली बन चुकी। आज हमारे साग भाजी, फल फ्रूट सब में जहर मिला हुआ है। हमारे दूध में भी यूरिया मिल रहा है, माँ के दूध में भी यूरिया आ रहा है। पानी पीने लायक बचा नहीं है, हवा लेने की बची नहीं है। ये सब रासायनिक खेती का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। धरती बंजर हो गई है, धरती माँ पानी नहीं पीती है, सब चीज़ें जहर, स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आजकल कैंसर से पीड़ित हैं, बड़े लोग पीड़ित हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, कहीं पेनक्रियाज फेल हो रही हैं। ये सारी की सारी बीमारियों का कारण मेरा आपका आहार दूषित हो रहा है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस समय भारत सरकार में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। इसके लिए आपको सहायता मिलेगी। और हमने गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा कृषि विभाग रात दिन इस काम पे लगा हुआ है। आपके हर गामड़ा में हमारे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो आपके माता पिता को प्राकृतिक खेती की फ्री में ट्रेनिंग देंगे। गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, ऐसी खेती जिससे धरती भी उपजाऊ बनेगी, पर्यावरण भी स्वस्थ बनेगा, पानी भी पीने का रहेगा, हवा भी पवित्र होगी और आपके जितने साग भाजी, दाल, अनाज, फल फ्रूट हैं सब पवित्र होंगे और आप स्वस्थ बनेंगे। इसलिए जो प्राकृतिक खेती है उसकी ओर माता पिता को प्रेरित करें। आप एकदम पूरे खेत में नहीं कर सकते तो उतना खेत में करिए जिसमें आपके घर के लोगों का तो काम पूरा चले, आप तो बीमारियों से बच पाएं। और जब आपको लगे इससे लाभ हो रहा, पूरे खेत में शुरू कीजिए। अब तो गुजरात में हमारी 3 यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ के साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। जितना उत्पादन आप रासायनिक खेती से करते हैं उतना ही उत्पादन प्राकृतिक खेती से हो रहा है। जब उत्पादन पूरा मिलेगा और जिससे सारे लाभ हैं
तो आप जहरीली खेती को छोड़िए ताकि आने वाला भारत का भविष्य सुंदर बन सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने इतना ही आपसे बोलना था कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो, आदतों को अच्छी बना करके रखो, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ो, अच्छे कार्य करने की आदतें अभी पैदा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता के कहे के अनुसार चलें और अपनी कोई भी किसी प्रकार की गलती छिपानी नहीं है, माँ बाप को बतानी है। ऐसा करेंगे तो आप बहुत सुखी होंगे। मैं आपके गुरुजनों का, आप सबका और अपने गुजरात शिक्षा विभाग के अपने अधिकारियों का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज सबसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज की इन बातों को आप जीवन का अंग बनाएंगे तो आपके भावी जीवन के लिए बहुत बड़ा पाथेय बनेंगी, आपको बहुत बड़ा सुख देने वाली बनेगी और आप जीवन में सदैव आनंद और घर परिवार समाज की उन्नति में सहयोगी बनते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वर्ष में इस सत्र के इस रूप में प्रारंभ पर आपके भावी शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत बहुत मेरी ढेरों सारी मंगल कामनाएं। जय जय गरवी गुजरात, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।